भारतीय जनता पार्टी बहुमत के बेहद करीब पहुंच गई है। मनोज जी क्या कहेंगे इस पे? जी हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र में तो ऊपर नीचे हो रहा है और आधे से कम पर इस समय भाजपा गठबंधन वहां बढ़ रहा है, लेकिन हरियाणा में उसकी कंफर्टेबल मेजोरिटी की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। 44 हो गई है, एक और बहुमत। महाराष्ट्र का आंकड़ा दीपक ये है कि जो अभी के ट्रेंड है वो आधे से ज्यादा आपके पास आ गए और भाजपा 63 पर ही है। इसका मतलब है अगर यही रुझान बरकरार रहे तो भाजपा 120-125 के आसपास जाती दिखाई देती है महाराष्ट्र में। इसका मतलब यह है कि उनको जरूरत पड़ सकती है लोगों की सरकार बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 74 सिर्फ 16 सीटों के और रुझान आएंगे सामने, लेकिन बीजेपी 44 ऐसा लग रहा है कि 50 के आंकड़े को छू लेगी बीजेपी अगर यही ट्रेंड रहा हरियाणा में। तो दीपक जी बिल्कुल, अगर यही ट्रेंड रहा तो हरियाणा में बहुमत आसानी से छू लेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 74 और 16 सीटों के नतीजे रुझान अभी मिलने बाकी हैं और 16 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलना मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता। यानी हरियाणा में सरकार बनना अब लगभग तय है भारतीय जनता पार्टी का। क्यों सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हरियाणा में बिल्कुल सुनिश्चित हो गया है। और जहां तक ट्रेंड देख के महाराष्ट्र का भी लग रहा है कि मुझे अभी भी लग रहा है करीब 136 से 140 के बीच में ये सीटें बीजेपी की होनी चाहिए। बहुत आसान होगा सरकार बनाना। शुरू में जो आया उससे अचानक देखिए, मैंने कहा था कि 20-25 मिनट में ही और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, मुझे जो उपासनी जी कह रहे हैं 120, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा और करीब 135 से 40 के बीच में होना चाहिए, जो ट्रेंड देख के लग रहा है। लेकिन हरियाणा में तो निश्चित हो गया है कि हरियाणा में 44 एक और चाहिए, 45 बहुमत 46 हो गए। रुझानों में सरकार बन गई बीजेपी। रुझानों में हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। रुझानों में हरियाणा में बीजेपी को बहुमत। ये आप आश्वस्त होकर कह सकते हैं इस समय? बिल्कुल इस समय आश्वस्त हो सकते हैं हम लोग की एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हरियाणा में बीजेपी सरकार। हरियाणा में दांव सही रहा गठबंधन तोड़ने का। हरियाणा में दांव सही रहा गठबंधन तोड़ने का और हरियाणा में 4 से 46 तक पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी। मेरे ख्याल से ये अब तक के चुनाव में लोकतंत्र में सबसे बड़ा चमत्कार होगा। जी हाँ, बिल्कुल। भाजपा के इतिहास में भी बड़ा जंप पॉलिटिकल पार्टी को आज तक नहीं मिला होगा। क्वांटम जंप बिल्कुल नहीं मिला होगा, बिल्कुल नहीं। यदि उसकी तुलना करेंगे तो आप एनटी रामाराव की ही कर सकते हैं कि 0 से सत्ता। मगर उसी तरह का है, ये उसी तरह का 9% वोट थे 2009 में और एकदम से आप सीधे चलते हैं। राशिद के पास बड़ी खबर है उनके पास। जी हाँ, हरियाणा से चूंकि जैसा कि आपने बताया कि मेजॉरिटी मिलती हुई नजर आ रही है रुझानों में ही बीजेपी को, तो ये मैं बताना चाहूंगा जीटी रोड, अहिरवाल बेल्ट, दिल्ली आगरा रोड, जाटलैंड, बांगड़, हर जगह से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यानी जो बीजेपी ने जहां पर लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था वहां से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। अहिरवाल बेल्ट जो है, जो कि गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल और भिवानी का जो इलाका आता है, वहां से बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली आगरा रोड आप चले जाएं, पलवल, बल्लभगढ़, होटल, मेवात, वहां से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। जाटलैंड से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। जाटलैंड चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहां पर प्रभाव कहा जाता है, यानी रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद और आसपास के जो इलाके हैं जहां हुड्डा का प्रभाव है, वहां से बीजेपी आगे चल रही है। बांगड़ का जो इलाका है, जाट बहुल इलाका है बांगड़ का, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद आसपास का इलाका है। आईएनएलडी का प्रभाव यहां पर कहा जाता है। जाट बहुल इलाका यानी 25% की आबादी, जो कि बहुत ही ज्यादा निर्णायक होती है। और अगर जाट, चूंकि जाट और गैर जाट की राजनीति इस बार कहा गया था कि बाइपोलर तरीके से और अलग ही सेफोलॉजी में होगी, और इस बार हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो जाट हो चाहे गैर जाट हो, इन सभी इलाकों में बीजेपी के आगे चलने का मतलब यह समझा जा रहा है कि बीजेपी की सोशल और इमोशनल दोनों इंजीनियरिंग ने काम किया है हरियाणा में, और मोदी फैक्टर ने बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल, और बड़ी खबर हरियाणा से यही है, कम से कम रुझानों में बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 82 सीटों के सिर्फ 8 सीटों के रुझान अभी बाकी हैं, लेकिन 42 में से 46 और सरकार बनाने के लिए 45 सीटें उसे चाहिए। मनीष इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से। अभी महाराष्ट्र के नतीजे आने बाकी हैं, रुझानों की स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है, लेकिन हरियाणा से तो बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले वाली खबर है। मनीष जी। जी हाँ चित्र, यहाँ पर भी चित्र थोड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है और तमाम जो रुझान आ रहे हैं उसके तर्ज पर आप देखिए कि यहाँ पर लोगों की भीड़ भी जमा हो रही है। और मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के महाराष्ट्र चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्रीकांत जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, खुशी की लहर? सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें तो पहले से इस विषय की उम्मीद थी कि जनता में जिस ढंग का असंतोष था 15 साल के सरकार के विषय को लेकर, और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो विश्वास था वो सबके सामने अभी आ रहा है। नहीं, आखिर ऐसा कौन सा प्रबंधन आपको लगता है कि जो एक जादू के रूप में, करिश्मे के रूप में काम कर रहा है? देखो, कोई भी प्रबंधन ऐसा होता है जिसमें नेता, कार्यकर्ता और जनता, ये सूत्र को इकट्ठा बांधा जाता है।
और हमें पूरा विश्वास था कि इस वक्त मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, अमित भाई शाह के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, विनोद जी, सारे नेता जिस ढंग से पूरी ताकत से मैदान में उतरे थे, हमें पूरा विश्वास था हमें जादुई आंकड़े को हम पार कर रहे करके। चुनाव प्रबंधन की कुंजी आपके हाथ में थी श्रीकांत जी, इस पर भी चर्चा होती रही होगी कि आखिर वो नाम कौन सा होगा। जितने आश्वस्त आप लोग दिखाई दे रहे थे, जो यहाँ पर तैयारी, विजय जल्लोष की जो तैयारी मैं देख रहा हूँ, ऐसा कौन सा नाम है जो आप उसको कुर्सी पर बिठाएंगे? नहीं, कुर्सी पे कौन नाम बिठाएगा ये विषय ही नहीं था। विषय था ऐसा था कि महाराष्ट्र की जनता को हम क्या देना चाहते हैं, महाराष्ट्र की जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। कुर्सी पे कौन बैठेगा ये सवाल ही नहीं था। सवाल था आम आदमी जो महाराष्ट्र से जुड़ा है उसका समाधान का, उसके आनंद का, उसके सेटिस्फेक्शन का। श्रीकांत जी, मुझे पता है आप नागपुर से आते हैं, आपके मित्र का नाम चर्चा में है, क्या वो नजदीक पास है उस कुर्सी? ऐसे तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे यहाँ कई कार्यकर्ता, कई नेता ऐसे हैं जो उसके लिए पात्र है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और मोदी इस विषय को लेकर निर्णय करेंगे। दिल्ली में नरेंद्र, मुंबई में देवेंद्र, ये तो नारा है, स्लोगन चला है। देवेंद्र जी हमारे काफी कद्दावर नेता है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष है और उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ाएगा, स्वाभाविकता से तो नारा रहेगा। तो दीपक भाई, आपने देखा कि संकेत साफ है, एक नाम पर जाके वो नाम पर वो उंगली रुक रही है जिसका नाम देवेंद्र है, यानी नागपुर में ही तय होगा और नागपुर का ही चेहरा होगा, ऐसा माना जा सकता है। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं श्रीकांत जी, उनके संकेत साफ दिखाई देते हैं। संकेत हमको साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा के संकेत क्या कहते हैं? क्योंकि हरियाणा में रुझानों में पूर्ण बहुमत मिल चुका है। ऐसे में चौटाला परिवार क्या कहता है? हमारे सहयोगी विनोद लांबा ने बात की है दुष्यंत चौटाला से। लोकदल के युवा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमारे साथ है। दिग्विजय जी, वेरी गुड मॉर्निंग। रात ठीक भी थी? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी रात भी थी। जल्दी सो गए और जल्दी उठ गए और भगवान का नाम लेकर के अब आपके सामने है। 8 बजे रिजल्ट आने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो ये नया सवेरा है, अच्छा ठंडा दिन है और जैसा ठंडा दिन है वैसा ही लोगों ने प्यार बरसाया होगा, वैसा ही आशीर्वाद लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कंटेंडर्स को दिया होगा। निश्चित तौर पर सरकार बनेगी। आराम से नींद आई, कोई टेंशन नहीं थी और सुबह भी आराम से? ये कोई पहली बार नहीं, ऐसी चीजें तो हम बहुत झेल चुके हैं, राजनीतिक घर से आते हैं। तो अब ऐसे में हरियाणा का कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब जब रुझानों में दिख गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया है, रुझानों के अंदर 46 सीटें उसे मिल चुकी हैं, 87 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। ऐसे में क्या होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री वहां पर, इस पर बात कर लेते हैं। अनुज जी, किसकी संभावना आपको ज्यादा लगती है? दीपक जी, 87 में से 46 रिजल्ट सेटल होते होते यदि 2-4 सीटें नीचे चली गई तो हज का प्लस यानी जो गठबंधन है 2-3 वो भी महत्व रखेंगे। देखिए, यदि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में भाजपा को एक साथ मुख्यमंत्री बनाना होगा तो इक्वेशन बदल जाएंगे। दोनों जगह ब्राह्मण नेता हैं, मगर दोनों जगह ब्राह्मण आप नहीं बना पाएंगे। शायद महाराष्ट्र आपकी प्राथमिकता होगी, फिर हम हरियाणा आते हैं। और यदि वहां गैर जाट बीजेपी को 48 सीटों पर बढ़त हासिल हो रही है, ये इस वक्त की खबर है। और चौटाला की पार्टी यानी INLD दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। कमोबेश यही तस्वीर जो थी, ये तमाम जो सर्वेस थे और पोल्स थे उनमें निकल कर आई थी। दीपक, बिल्कुल, तो हरियाणा में एक बार फिर आंकड़ा बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, 46 से 48 तक पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र के अंदर बहुमत से दूर है, 112 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आगे है। तो महाराष्ट्र की हम चर्चा कर रहे थे, महाराष्ट्र में अब क्या होगा, ऐसे में क्या परिस्थितियां बनेंगी? शिवसेना 67 सीटों पर आगे चल रही है, एक अच्छा फिगर शिवसेना के लिए है। शिवसेना को 13 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है फिलहाल। भारतीय जनता पार्टी को 66 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है फिलहाल। 288 सीटों की असेंबली है और 268 सीटों के रुझान आ गए हैं। अनुज जी, 268 सीटें यानी मात्र 20 सीटें बाकी हैं। अगर 20 की 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती है तो भी यह आंकड़ा जो है 135 तक सिमट कर रह जाता है। ऐसे में क्या होगा? और अन्य इतने नहीं हैं, MNS और अदर्स यानी 3, तो भी स्पष्ट बहुमत नहीं बनता है। यानी गोट फंसने जा रही है इस बार दिल्ली जैसी। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी वो मिलकर के शायद बहुमत को पार करते हुए दिख रहे हैं इस समय। वो आपस में मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये एक बड़ा विषय है, कैसे मिलेंगे। गैर भाजपावाद यानी मोदी का विरोध क्या उनको एक होने को मजबूर कर पाएगा? कोई अंदर रहे कोई बाहर रहे। महाराष्ट्र में किसी भी तरह के समीकरण को फिलहाल नजरअंदाज करके मत चलिए। हर तरह का गठबंधन, हर तरह की राजनीति वहां संभव होगी। जी 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 मनीष जी, हेलो
दीपक जी, मुझे दीपक कुछ भाई, कहना मैं है। ये कहना चाहूंगा, जब डॉक्टर हमने समीर दलवाई, 2 मैं आ दिन रहा हूं आपके पहले पास। पत्रकारों का एग्जिट पोल किया था, अनुज जी जी एग्जिट पोल किया था, तो अनुज जी आपको याद है, यही आंकड़े जो अभी रुझान दिख रहे हैं, यही इन्हीं आंकड़ों पर मैंने बात की थी। और जहां तक डॉक्टर समीर दलवाई, आप ये समझिए कि आप जिस तरीके से दम भर रहे थे कि आपकी सरकार आएगी है ना एनसीपी की, वो अभी बनती दिखाई नहीं दे रही। ना तो कांग्रेस और आप मिलकर भी एक होते नहीं दिखाई दे रहे। तो आपकी छाती पर मूंग दलने के लिए मोदी बारामती भी गए थे, और अब ऐसे संकेत दिख रहे हैं कि उनके नेतृत्व की, बीजेपी के नेतृत्व की सरकार बन सकती है। साथ कौन देगा? और आप भी अछूते नहीं है, गडकरी से शरद पवार और अजीत पवार के क्या रिश्ते हैं, ये जग जाहिर है कि बीजेपी के नेतृत्व की सरकार बन सकती है। साथ कौन देगा? और आप भी अछूते नहीं है, गडकरी से शरद पवार और अजीत पवार के क्या रिश्ते हैं, ये जग जाहिर है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये रुझान आप देख रहे हैं ये सीटों में, इसमें से कम बीजेपी में 50-55, 50-55 ऐसे नेता हैं जो दूसरे पार्टियों से आयात किए गए थे, इंपोर्ट किए गए थे। तो ये जो अदरवाइज आप देखेंगे तीनों पार्टीज का ट्रेंड, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, मोर और लेस नेक टू नेक चल रहा है। तो एक जो हम बीजेपी महाराष्ट्र में पार्टी होने की बात कह रहे थे, उसमें 50 तो इसमें से दूसरे पार्टियों से आए हुए नेता हैं। ये पहली बात। रहा सवाल गठबंधन का, वो अब इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हम बीजेपी के साथ किसी भी तरह से इस महाराष्ट्र में या देश में कहीं पे भी एक साथ जाएंगे, क्योंकि हमारे नहीं, आपने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, ऐसा क्यों? मुझे होते हुए नहीं दिखा। डॉक्टर दलवाई, आपने अभी कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, ऐसा क्यों? मैं सरकार बनाने के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे, ये मैं हमेशा कह रहा हूं और अभी फिर से कहता हूं कि बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आइए सीधे सुनते हैं हरियाणा बीजेपी के प्रभारी, मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की, और लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि सारे जातियों के बंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने वोट दिया। प्रदेशों में भी वही हुआ, जो जाति की राजनीति करते थे जनता ने उनको नकार दिया, और वास्तव में वे राजनेता जो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरते हैं, देश के विकास के लिए बात करते हैं, जनता उन्हीं के साथ गई। और हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश की बात की, प्रदेश की बात की, और जनता ने उनकी बात को विश्वास किया, और हमें महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में बढ़त मिल रही है। जो सफलता मिल रही है उसके लिए आप किसको क्रेडिट देंगे? नरेंद्र मोदी जी के चमत्कृत नेतृत्व और अमित शाह जी की संगठन क्षमता। तो कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा के प्रभारी थे और मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जाति की राजनीति नहीं करती है, जाति की राजनीति नहीं करती है, उनका ये कहना है। ये बड़ी मजे की बात है, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। विजयवर्गीय जी को कम से कम ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि सब पार्टियां जातियों की राजनीति करती है। जातियां इस भारतीय समाज की वास्तविकता है और उससे इनकार नहीं करना चाहिए। जातियों के समीकरण बिना बिठाए और ठीक से चुनाव नहीं जीते जा सकते। मध्य प्रदेश में वो चुनाव लड़ते हैं और ऐसे शहर में लड़ते हैं जहां शहर होने के बावजूद और मध्य प्रदेश का अग्रणी शहर होने के बावजूद जाति की राजनीति वहां भी करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि नेताओं को साफ साफ कहना चाहिए कि हाँ, हमारी रणनीति सफल हुई। अगर ये कह देते तो ज्यादा ग्रेसफुल होता मुझे लगता है। लेकिन जैसा हमने लोकसभा चुनाव में देखा, कास्ट बैरियर्स जो थे वो सारे के सारे पार कर लिए। महाराष्ट्र में बीजेपी का लगातार अब बढ़ने लगा है, टैली 128 पे पहुंच गया है। मुझे याद आता है जब आप लोगों ने सर्वे में हर एडिटर से पूछा था कि आपका क्या असेसमेंट है। मुझे लगता है कि आप अब जब ये रिजल्ट आ जाएंगे तो जिसका सबसे सही रहा है उसको कम से कम आप धन्यवाद देंगे, बधाई के पात्र मानेंगे। बिल्कुल, हम धन्यवाद भी देंगे, बधाई के पात्र भी मानेंगे, और मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा भी उनको मिलेगा, ये भी मैं कमिट करता हूं। अनुज जी, अब जो महाराष्ट्र का ट्रेंड आ रहा है, 128 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रुझानों के अंदर आगे चल रहा है, आपको लगता है कि ये क्लियर मेजोरिटी की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 128 तो नीचे 3 है, 131 और बची केवल 5 सीटें, 145 पर पहुंचना है आपको जी। तो ये वोट फंस गई है। देखिए, अब बीजेपी की पहली कोशिश होगी कि शिवसेना से बात बन सकती है क्या, लेकिन यदि शिवसेना 70 तक पहुंच रही होगी तो तय मानिए कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने बिना नहीं मानेंगे। वो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे उसके लिए वो दूसरे एवेन्यूज भी तलाश सकते हैं।
भाजपा की दूसरी कोशिश होगी और वो अंतिम कोशिश होगी एनसीपी से संबंध बनाने की। लोकसभा चुनाव के पहले से इस तरह की अटकलें रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब सबसे भ्रष्ट पार्टी नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, शरद पवार के लिए इस भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं कि शरद पवार को ये कहना पड़ा कि नरेंद्र मोदी को भाषा का लिहाज करना चाहिए। एनसीपी के बारे में कह चुके हैं कि उनकी घड़ी हमेशा 10:10 ही दिखाती रही है और यहीं पर उनकी सीटें जाकर अटक जाएंगी। जब इस भाषा का उपयोग कर चुके हैं तो गठबंधन नरेंद्र मोदी किस सूरत में कर लेंगे उनसे? दीपक जी, ये सब मतदान के पहले की स्थिति है, अब रिजल्ट के बाद की स्थितियां दूसरी हो जाएंगी हमेशा। क्या आप कहना चाहते हैं कि 128, 130 सीटें लेने के बाद भी भाजपा वहां पहले दिन से ही विपक्ष में बैठने की तैयारी कर लेगी? नहीं, सरकार बनाने की कोशिश करेगी। नहीं, एक कोशिश ये भी हो सकती है कि जो एनसीपी है वो भले ही उसका समर्थन बाहर से भी ना ले, लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई टूट हो जाए, क्योंकि भाजपा में 50 जो नेता, 55 जो दल बदलू नेताओं को उन्होंने टिकट दिए हैं, उसमें से ज्यादातर एनसीपी के नेता और बड़े प्रभावी नेता हैं, वो छोटे मोटे नेता नहीं है। नहीं, लेकिन जगदीश जी एक बात तो आप ध्यान रखेंगे कि 91st अमेंडमेंट के बाद ये टूट बहुत मुश्किल हो गया है। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और वो भी कंप्लीट मर्जर। 2 कंडीशंस हैं। 2/3 में अगर आप देखें तो एनसीपी का अगर आप लें तो इसको कम से कम आपको करीब 25 चाहिए तोड़ने के लिए। क्या 25 एनसीपी से टूटेंगे और वो पूरी तरह से मर्ज बीजेपी में करेंगे? क्योंकि उनको हमेशा भरोसा रहेगा कि टिकट हमको नहीं मिलेगा बाद में। एक ही स्थिति में टूट सकते हैं जब शरद पवार साहब उनको खुद बोले आप लोग चले जाओ। ठीक है, वो नहीं बोलेंगे ऐसा। क्यों बोलेंगे? अगर कोई नेता अपनी पार्टी खत्म करना चाहता है तभी बोल सकता है। प्रदेश भी छोड़ दें, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पार्टी तोड़ने वाला क्रम चल पाएगा। या तो लॉक स्टॉक बैरल पूरी तरह से शरद पवार ये मान ले कि हम बाहर से समर्थन देंगे और बाहर के ही समर्थन का प्रोपोजिशन हो सकता है। शिवसेना से मुझे लगता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ रहा है दोनों के बीच में जो संबंध है, और मुझे नहीं लगता कि शिवसेना से संबंध लेके वोट लेके ये सरकार बनाएंगे। तो महाराष्ट्र में 288 में से 288 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 131 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 44 सीटों पर आगे है, शिवसेना 69 सीटों पर आगे है, एनसीपी 41 सीटों पर आगे है, एमएनएस 2 सीटों पर आगे है और अदर्स 1 सीट पर आगे हैं। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी जी जुड़ चुके हैं, जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी हैं। जगदीश मुखी साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस जीत की। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री पद के लिए या तो ये समय था अनुकूल, हम पहले से किसी को घोषित करके चुनाव लड़ते, या अपना विधायक दल बनने के बाद तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सारे एक्सपीरियंसेस हैं, दर्जनों ऐसे केसेस हमारी जानकारी में हैं जहां हमने पहले से प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ा है, और इतने ही दर्जनों केसेस ऐसे हैं जहां हमने पहले घोषित नहीं किया है, बाद में विधायक दल ने अपना नेता चुन करके मुख्यमंत्री बनाया है। और ये निर्णय क्या होगा, ये केंद्रीय नेतृत्व राज्य विशेष की स्थिति को ध्यान में रख करके किया जाता है। हरियाणा के बारे में निर्णय किया गया कि हम प्रत्याशी घोषित करके चुनाव नहीं लड़ेंगे और विधायक दल का गठन होने के समय उस समय चुनाव किया जाएगा। और कल चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है और आज से ही हमारा कंसल्टेशन शुरू हो जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा और जो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेंगे हमारी सलाह मशवरा के पश्चात, और उसी को हम विधायक दल के अंदर प्रस्ताव के रूप में ला करके वहां डिस्कस करके अपना निर्णय करके फैसला करके आपके सामने बताएंगे। लेकिन फिर भी फ्रंट रनर्स तो बताइए, कुछ तो खुलासा कीजिए। कुछ नाम है जो काफी चर्चा में है, उन पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, जब तक नाम कोई एक निर्णय नहीं किया जाता तो अनेक नाम चर्चा में रहते हैं। मैं इतना कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा के अंदर एक से एक आला नेता हैं, सुयोग्य नेता हैं जो नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। निर्णय लिया जाना बाकी है। नहीं, आपने कहा निर्णय लिए जाना बाकी है, लेकिन हमको तो जो सूत्रों से पक्की खबर है कि कैप्टन अभिमन्यु का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो फ्रंट रनर है। मैंने कहा जब तक निर्णय नहीं लिया जाता सबके नाम चर्चित हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। चर्चा में केवल एक ही नाम है। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व
ड्यू कंसिडरेशन और कंसल्टेशन के पश्चात निर्णय किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि बीजेपी में भी वही परंपरा हो गई है जो एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करती थी कि हाईकमान से नाम जाएगा, विधायक दल उस पर मोहर लगा देगा और बाद में वही आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा? यानी बीजेपी का भी पूरी तरह से कांग्रेसीकरण हो गया है। और ड्रामे के लिए 2 ऑब्जर्वर भेज देगा। देखिए, कांग्रेस के और हमारे बीच में ये अंतर रहा है। कांग्रेस एक व्यक्तिवादी संस्था है, परिवार की संस्था है, उनका निर्णय होता है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी जो तय करता है, उसमें मोदी के आने के बाद तो ये न कहें पार्टी लेवल से उन सबको कंसीडर करने के पश्चात निर्णय लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है कांग्रेस की और हमारी फंक्शनिंग के अंदर। नहीं, लेकिन परंपरा तो बिल्कुल वही है ना। आप भी वही मेथड फॉलो करते हैं जो कांग्रेस करती है। नहीं, जैसे मान लीजिए पहले करते तो भी तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता ना ये। यदि हम पहले घोषित करके चलते तो हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। हमारा अहम मुद्दा ये है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व नीचे तक सारी कंसल्टेशन करता है, पार्टी की हमारी यूनिट की सारी जानकारियां लेने के पश्चात निर्णय करता है। पार्टी करेगी। ये प्रोसेस है कंसल्टेशन का, पे पूरा अहमियत दी जाती है हमारी पार्टी के अंदर। क्योंकि कांग्रेस में एक कांग्रेस से बिल्कुल पहले भिन्न है। एक दल बैठता है, निर्णय नहीं होता, वो हाईकमान पे छोड़ता है, फिर हाईकमान करता है। भाजपा में वैसा कुछ किए बिना ही तय किया जाता दिल्ली से। और ये बात ही कही रहे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, जबकि नियम यह है कि कांग्रेस बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी को तय करना चाहिए, वहां के विधानमंडल दल को तय करना चाहिए। कई सारे सवाल उठा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश मुखी जी की कांग्रेस में तो पहले विधायक दल तय करता है, यहाँ तो पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और विधायक दल को उसके बारे में बताया जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसे अदरवाइज ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं यदि पार्टी का नेता, आप बार बार कहते हैं पहले डिक्लेयर करना चाहिए था हमें, नहीं हमने ऐसा नहीं कहा। कौन निर्णय करता? हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। कैप्टन अभिमन्यु उसमें प्रजातंत्र का सिस्टम कहीं नहीं आता है। जी हेलो जी, जवाब दीजिए सर। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। पटाखे चल रहे हैं, आवाज सुनाई दे जी। पटाखे चल रहे हैं, फुलझड़ी शुरू हो गई है, आवाज कम सुनाई दे रही। हेलो जी, ये दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं। जगदीश मुखी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पटाखों की आवाज के चलते जगदीश मुखी जी तक हमारी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। जगदीश जी, अब हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आ रही है, आवाज पहुंच रही है जी। अच्छा, अनुज जी ने पॉइंट उठाया था कि कांग्रेस में विधायक दल पहले नेता तय करता है, फिर उस पर मोहर लगाता है हाईकमान। आपके यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड विधायक दल तक पहुंचाता है। ये तो उल्टी प्रक्रिया हुई ना। और तभी आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ पार्टी में डेमोक्रेसी है। देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करें। जो बार बार आपने सवाल दागा है कि हमने पहले अपना नेता क्यों घोषित क्यों नहीं किया। यदि पहले नेता घोषित करते आपके कहने के अनुसार, तो भी वो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का होता, विधायक दल का नहीं होता। वही प्रक्रिया आगे चल रही है कि हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नीचे के सारी कंसल्टेशन के पश्चात तय करता है और सलाह के रूप में यह सामने आता है। जिस सलाह को रखा जाता है विधायक दल के सामने, विधायक दल डिस्कशन करता है, चर्चा करता है, अपना निर्णय लेता है। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस पूरा तो नरेंद्र मोदी का नाम लाके आपने प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हैं जी? तब तो नरेंद्र मोदी का नाम 6 महीने साल भर पहले डिक्लेयर करके आप बार बार ये सवाल पूछते हैं कि आपका नेता कौन है, नेता कौन है। जब नेता डिक्लेयर करते हैं, जब हम नेता डिक्लेयर करते हैं तो आप दूसरा सवाल कर रहे हैं जी। चलिए, आप डिक्लेयर करते तो भी तो पहले निर्णय होता ना। कौन नेता कौन करता निर्णय? चलिए मुखी जी, 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की, जहां पर बैंड बाजे बज रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर है कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर सन्नाटा पसरा पड़ा है। अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। अखिलेश जी, आप तो चारों खाने चित हो गए दोनों जगह। नहीं, जो अखाड़े में रहेगा उसी के तो चित्त और मात की बात आएगी। हम अखाड़े में हैं।
तो परिणाम जो भी हो, और ये तो राजनीति है। हम 99 में भी 99 में भी मेरे पास कितने स्टेट थे? 3 स्टेट थे, हम बढ़ के 14-15 तक हुए। ये तो एक प्रक्रिया है लोकतंत्र की, हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है। और सबसे पहले हम हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता को इस बात का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने 10 साल और 15 साल हम पे विश्वास किया। कांग्रेस पार्टी ने वहां पे उनके लिए काम किया, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम किया, उस प्रदेश को आगे बढ़ाया। तो हम 10 साल और 15 साल जनता का पूर्ण बहुमत विश्वास प्राप्त कर चुके दल हैं। विश्वास अब ठीक हो है, चुके हैं। लोकतंत्र चलिए है, इस बीच परिवर्तन